हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राफे गाजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10 का मैथ्स स्टार्ट किया था और चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपको डे 4 समझना है, आज हमारा डे 4 है, तो उससे पहले 3 डे हो चुके हैं, आपको वो जाकर जरूर देखना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टार्ट करेंगे, तो इसीलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई रूप में, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर हम उसको पढ़ेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय को कलन विधि भी कहते हैं। इसके दो नाम हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय या कलन विधि। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी कोई स्पेशल परिभाषा नहीं है। वैसे आपकी बुक में एनसीईआरटी वाली जो है उसमें परिभाषा भी दी गई है, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसकी आवश्यकता नहीं है, ना ही वो पेपर में पूछी जाएगी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की परिभाषा दीजिए। ठीक है, बस आपको ध्यान से समझना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 17 को 2 से भाग करना है। ठीक, किसको भाग करना है? 17 को। जिसको भाग करना होता है उसको अंदर लिखते हैं और जिससे भाग करते हैं उसको बाहर लिखते हैं, ये आप पहले से ही जानते हैं। एक बात और, जो अंदर लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं? भाज्य, और जो बाहर लिखा रहता है उसको कहते हैं भाजक। ये भी आप जानते हैं। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसके अंदर आ रहा है ये भाज्य। देखिए, भाग आप इसको कर रहे हो या इसको कर रहे हो? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। भाग हम उसको कर रहे हैं जो कि अंदर है, जो बाहर है उससे कर रहे हैं। ठीक है, जो अंदर है, अंदर कौन है? 17 को भाग कर रहे हैं, और किससे कर रहे हैं? 2 से, क्योंकि 2 बाहर है। ठीक, जो भाग हो रहा है वो भाज्य, और जो भाग करने वाला है वो भाजक। के का मतलब करने वाला, ये का मतलब भाज्य यानी कि जिसको भाग कर रहे हैं, और के का मतलब भाजक यानी कि भाग करने वाला। ठीक है, अब इसको भाग कीजिए। 2 × 16, यहां 1 बच गया। ये जो 1 बच गया इसको आप क्या बोलते हो? शेषफल। और यहां जो आता है उसे बोलते हैं हम भागफल। ठीक है, ये वाला भागफल, ये वाला शेषफल, ये भाज्य और ये भाजक। आपने हमेशा इस भाग के अंदर एक बात नोट की होगी कि जो 17 है ये किस प्रकार बना है। अब देखो ये किस प्रकार बनता है 17, बीच वाली संख्या, ये भाज्य किस प्रकार बनता है। यदि मैं इसकी और इसकी गुणा कर दूं, किसकी? इसकी और इसकी गुणा कर दूं, और गुणा करने के पश्चात उसमें शेषफल को जोड़ दूं। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मैंने क्या कहा? ये भाजक है और ये भागफल है। आप इनका नाम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये भाजक है भागफल है। बस क्या करना है? इसकी और इसकी गुणा करनी है, गुणा करने के पश्चात उसमें ये जोड़ देना है। तो देखिए क्या आता है, इसकी और इसकी गुणा करो, कर दी गुणा। देखो गुणा कर दी, गुणा का चिन्ह लगते ही समझो गुणा हो गई। फिर क्या प्लस करना है? ये प्लस कर देना है, ये जोड़ देना है, जोड़ दो, जोड़ दिया। देखो क्या आता है? 2 × 16, इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो मैंने गुणा कर दी। 2 × 16 प्लस 1, 16 और 1 17। आप देखेंगे कि बीच वाली संख्या आ गई। तो भाग के अंदर एक विशेष बात ये होती है, यदि इसकी और इसकी गुणा की जाए, गुणा करने के बाद जो आता है उसमें ये जोड़ दिया जाए नीचे वाला, तो बीच वाला प्राप्त हो जाता है। ये एक फैक्ट है भाग का। देखिए आगे और एग्जांपल से करते हैं, क्या यही बात सत्य हो रही है या नहीं। क्या कर रहे हैं हम? 28 को 3 से भाग कर रहे हैं। किसको भाग कर रहे हैं? 28 को। 28 को भाग कर रहे हैं, और किससे भाग कर रहे हैं? 3 से भाग कर रहे हैं। करो भाग, 3 × 27, 1 शेष बच गया। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, यदि हमें बीच वाली संख्या चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद शेषफल जोड़ देंगे। करो गुणा, 3 के दोनों की गुणा करो, कर दी गुणा, उसमें नीचे वाला जोड़ दो, जोड़ दिया, कितना आया?
3 नम 27 प्लस 1 एज इट इज 27 और 1 28। तो आ गया बीच वाला। तो हमने क्या सीखा यहां से, ध्यान से समझना क्या सीखा। 28 किस तरह आया, 28 इज इक्वल टू 28 बराबर 28 जो है वो किसके बराबर है, किस तरह हमने 28 को प्राप्त किया। सबसे पहले मैंने 3 की 9 की गुणा की, गुणा करने के बाद उसमें 1 जोड़ दिया तो मुझे 28 मिल गया। तो यहां से एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अब देखो 28 क्या है, भाज्य है, तो हम 28 के स्थान पर भाज्य लिख देंगे। आगे चलते हैं। 3 क्या है, 3 बताओ क्या है, भाजक, तो हम इसके स्थान पर भाजक लिख देंगे। फिर गुणा है तो मैंने गुणा लगा दी। 9 क्या है, भागफल, तो हम इसके स्थान पर भागफल लिख देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दो, आपको यहां प्लस लगाना है, मैंने यहां लगा रहा हूं। एक क्या है, शेषफल, तो शेषफल लिख देंगे। एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहा जाता है। ठीक है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो यही है। क्या है, मैंने लिख दी, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका जो मॉडिफाइड रूप है वो इस प्रकार से नहीं है कि भाज्य बराबर भाजक, इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा अलग रूप में है इसका मॉडिफाइड रूप। देखिए क्या है, अब आप जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ोगे वो आप इस प्रकार से नहीं पढ़ोगे, अब आप इस प्रकार से पढ़ोगे, नए तरीके से हमें पढ़नी है। लेकिन है बिल्कुल वही, बस इन्होंने क्या किया, भाज्य के स्थान पर ए ले लिया, भाजक के स्थान पर बी ले लिया, भागफल के स्थान पर क्यू ले लिया, शेषफल के स्थान पर आर ले लिया। ठीक है, इन्होंने सिर्फ इतना काम किया। अब देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर का मतलब है जहां। अब देखो ये आर और आर के बारे में और क्यू के बारे में बताएगा कि आर क्या है और क्यू क्या है। देखो जो हमेशा आर का मान रहेगा, ध्यान से समझना इस लाइन को, इस लाइन में कुछ नहीं है, यदि आप ध्यान से समझोगे तो आर का मान बी से छोटा है, आर का मान बी से छोटा है। देखो ये लिखा हुआ है, मैंने इतना उठा लिया। इस चिन्ह का मतलब क्या है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हो, मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, इस चिन्ह का बी की तरफ खुला हुआ है, तो बड़ा कौन है, बी या आर, बी बड़ा है। भाई आप पहले से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं, 5 और 4 में कौन बड़ा है, 5, तो आप इधर को मुंह खोल देते थे। ये आपने सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में किए हैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आर और बी में कौन बड़ा है, बी बड़ा है, तो बी की तरफ को मुंह खोल दो तो बी बड़ा हो गया। आर में और बी में मैंने कहा बी बड़ा है तो ऑटोमेटिकली आर तो छोटा होगा। देखो इस बात को कहने के दो तरीके हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं, मैं कहूं बी बड़ा है आर से, बी बड़ा है आर से, या मैं यूं कहूं कि आर छोटा है बी से, इन दोनों में बी बड़ा है आर छोटा है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी आर से बड़ा है, आप देखने में आप देख के बता सकते हैं क्योंकि चिन्ह जो खुला हुआ है, मुंह बी की तरफ खुला हुआ है। लेकिन आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि आर छोटा है बी से, बी बड़ा है तो आर छोटा होगा ऑटोमेटिकली। यहां तक की बात क्लियर है। चलो तो हमने यहां इन दोनों में देखा कि आर जो है वो बी से छोटा होना चाहिए, आर बी से छोटा होना चाहिए। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की शर्त है ये, कि क्या शर्त है कि जो आर है, आर का मतलब जो शेषफल है वो बी से छोटा होना चाहिए, ठीक, और 0 से बड़ा होना चाहिए। और नीचे देखो दो चिन्ह लगे हुए हैं, इन दोनों चिन्ह का मतलब समझो। ये है एक चिन्ह तो ये रहा और एक चिन्ह ये रहा। इसका इस चिन्ह का क्या मतलब है, इस वाले चिन्ह का, इस चिन्ह का मतलब है कि आर 0 से बड़ा होना चाहिए, आर 0 से बड़ा होना चाहिए। ये यूं कहोगे 0 आर से छोटा होना चाहिए, लेकिन हमें फोकस आर पर रखना है, तो बस हम यूं कहेंगे कि आर 0 से बड़ा होना चाहिए। और नीचे एक डंडा भी खींचा हुआ है, इसका मतलब है बराबर, इसका क्या मतलब है, बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां दो बातें हैं। क्या दो बातें हुई, आर 0 से बड़ा होना चाहिए और आर 0 के बराबर भी होना चाहिए। भाई एक साथ तो दोनों हो नहीं सकते कि आर 0 से बड़ा भी हो और आर 0 के बराबर भी हो। कहने का मतलब है कि या तो आर 0 से बड़ा हो या आर 0 के बराबर हो, दोनों चल जाएंगी बात, या तो आर 0 से बड़ा हो या आर 0 के बराबर हो। देखो
या तो r 0 से बड़ा हो या r 0 के बराबर हो, ठीक है। लेकिन यहाँ b के लिए क्या रूल फॉलो है कि r हमेशा छोटा हो b से, बराबर का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इतनी बात समझ ली। अब देखो आगे, और तथा का मतलब है और, q क्या है, कोई पूर्णांक है। पूर्णांकों के बारे में आप पहले से जानते हैं, नहीं जानते तो पिछले वाले लेक्चर्स आपको जरूर देखने चाहिए। ये पूर्णांक q कोई पूर्णांक है। जब मैंने कहा q पूर्णांक है तो या तो वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, जीरो भी हो सकता है क्योंकि जीरो भी पूर्णांक है। देखो मैंने पूर्णांक कह दिया कि q जो है वो कोई पूर्णांक है, तो पूर्णांक का मतलब जीरो भी हो सकता है, +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, या -1 -2 -3 -4 -5 -6 कुछ भी हो सकता है। इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही क्योंकि ये पूर्णांक ही तो है सारे के सारे, ठीक है। यहां तक की बात आपको क्लियर हुई या नहीं? अब देखो जो मैं आपको समझा रहा था कि जो भाज्य होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है, तो वही बात इन्होंने ऊपर कही है। अब ऊपर इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको कहा है, देखिए किस तरह। मैंने एग्जांपल लिए हैं कई सारे, आप उन एग्जांपल से अच्छे से इसको समझ पाएंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाज्य के स्थान पर ले लिया a, इन्होंने कहा भाज्य को हम a मान रहे हैं, इन्होंने कहा कि हम भाजक को b मान रहे हैं, इन्होंने कहा कि भागफल को q मान रहे हैं। इन दोनों के बीच में गुणा होती है, आप पहले से जानते हैं इस बात को। फिर प्लस लगाया, इन्होंने कहा कि शेषफल को r मान रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर हुई? अब देखिए आगे, मैंने एक एग्जांपल लिया 19 6 वाला। इसका मतलब क्या है कि 19 को 6 से भाग करना है, तो करो। 19 को 6 से भाग करेंगे जब 6 या 18, शेषफल बच जाएगा 1। देखो मैंने यहां पर लिख दिया है 6 से, भाज्य कौन है 19, भाजक 6, भागफल 3 और शेषफल 1, ठीक है। तो मैं इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए आपको सबको समझाने वाला हूं। देखो भाई, भाज्य के स्थान पर इन्होंने क्या कहा a, तो यदि मैं a की वैल्यू उठाऊं, भाज्य कौन है इस क्वेश्चन के अंदर, भाज्य 19 है, तो भाज्य 19 है, भाज्य के स्थान पर क्या लेना है, हमें a मानना है। हमें ऐसा नहीं लिखना कि भाज्य बराबर 19, नहीं, हमें इसके अनुसार चलना है, हमें इसको a मानना है, a बराबर 19, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद इसने क्या कहा कि भाजक के स्थान पर लिया b, तो b कौन है हमारा भाजक, ये रहा भाजक 6। उसके बाद q कौन है 3 और r कौन है 1, शेषफल को उसने r कहा है, ठीक है स्टूडेंट। जहां तक की बातें क्लियर हुई? अब देखो, अब इसको ध्यान से समझो, ये जो शर्त दी गई है, यदि ये शर्त फॉलो हुई इस क्वेश्चन के अंदर तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू होगी, अन्यथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू नहीं होगी। और यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू ना हुई तो ये भाग भी नहीं होगा। फिर ये भाग हुआ है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऑलरेडी लागू है इसके अंदर। देखो कैसे, हमें r की वैल्यू देखनी है, r का मान कितना है 1 है। क्या कहा गया है r के लिए कि r का मान b से छोटा होना चाहिए, r का मान b से छोटा होना चाहिए। r का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 6। बताओ मुझे आप, 6 बड़ा है 1 बड़ा है? आप कहेंगे कि 6 बड़ा है 1 छोटा है, तो r का मान b के मान से छोटा है, तो ये वाली शर्त तो पूरी हो गई। अच्छा, दूसरी शर्त क्या है कि r का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, या तो बड़ा हो जाए या 0 के बराबर हो जाए। r का मान या तो 0 हो, देखो r का मान b से छोटा तो हो गया, एक शर्त तो पूरी हुई। दूसरी शर्त क्या है कि r का मान या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। r का मान देखो कितना है, r का मान है 1, तो आप मुझे बताओ 0 से बड़ा है या नहीं है 1? 1 जो है वो 0 से बड़ा है या छोटा है? आप कहेंगे कि 0 से बड़ा है, तो ठीक है, शर्त पूरी हो गई। या तो r की वैल्यू 0 होती या r की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहां पर लागू हो जाती है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, r की वैल्यू 1 है, तो जो 1 है वो किससे छोटी है, b से छोटी है, b की वैल्यू 6 है, ठीक है स्टूडेंट्स। और 0 से बड़ी है, तो हम इस प्रकार लिख देंगे 0 से बड़ी है कौन, r की वैल्यू। r की वैल्यू का मतलब है r का मान। देखो r की वैल्यू का मतलब है r किसके बराबर है, वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है मान, वैल्यू इसका मतलब होता है मान, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे r 1 के बराबर है तो मैं कहूंगा कि r का मान 1 है, a 19 के बराबर है तो मैं कहूंगा कि a यानी कि जो 19 है वो a का मान है, b 6 के बराबर है तो मैं कहूंगा जो 6 है वो b का मान है, 3 q के बराबर है तो मैं कहूंगा कि जो q है यानी कि जो 3 है वो q का मान है। यहां से की बातें क्लियर हुई आपको?
क्या कहा गया है कि जो आर है, आर नहीं बल्कि जो आर का मान आएगा वो बी के मान से छोटा होना चाहिए। आर का मान बी के मान से छोटा होना चाहिए। आर का मान ये रहा 1, बी का मान 6, तो आर का मान बी के मान से छोटा है। बिल्कुल सही बात है। फिर उसने कहा कि आर का मान या तो 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा हो। तो आर का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर तो नहीं है। आर का मान 0 से बड़ा है, ये 0 के बराबर भी हो जाता तब भी काम चल जाता। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू हो गई। और एक बात और क्या कहा गया है, क्यू कोई पूर्णांक है। देखो क्यू की वैल्यू कितनी है 3। आप मुझे बताओ 3 पूर्णांक है या नहीं है। बिल्कुल 3 तो पूर्णांक है। तो ये वाली बात भी सत्य हो गई। तो पूरी बात सत्य हो गई, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने ये वाला एग्जांपल आपको लेकर समझाया है। अब मैं आपको ये वाला एग्जांपल समझाऊंगा। जब मैं आपको ये वाला एग्जांपल समझा दूंगा तो ये वाले दो ऑटोमेटिकली आपके समझ में आ जाएंगे। देखिए कैसे। पच्चीस को 5 से भाग करते हैं। जब आप 25 को 5 से भाग करते हैं तो 5 पंजे 25, शेषफल कितना है 0। भाई 25 में से 25 घटाओ तो 0 बचेगी। 0 हम नहीं लिखते, हम कट ऐसे कट लगा देते हैं। चाहे आप 0 लिख लो तब भी कोई गलत बात नहीं, वो भी सही बात होगी। तो देखो यहाँ पर भाई भाज्य कितना है 25, भाज्य कितना है 25। मैंने अभी आपको बताया भाज्य कौन है, ए है। देखो ए भाज्य है या नहीं है। भाज्य के स्थान पर हमें ए लेना है, भाजक के स्थान पर बी लेना है, भागफल के स्थान पर क्यू लेना है और शेषफल के स्थान पर आर मान लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो भाज्य कितना है हमारा 25, तो भाज्य का मतलब हो गया ए, तो 25 हो गया। उसके बाद चलो भाई अब आते हैं भाजक पर। भाजक कौन होता है बी, तो बी कितना है 5। उसके बाद चलो भागफल कितना है क्यू, क्यू कितना है वो भी 5 है, ये रहा क्यू। उसके बाद आर की बारी आई। आर कितना है देखो 0 है आर, यहां कुछ नहीं है। चलो यहां 0 ही ले लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो शर्त, सबसे पहले हमें ये देखिए भाग कर लिया। भाग करने के बाद भाज्य भाजक भागफल शेषफल छांट लो। छांटने के बाद इस प्रकार से उनको ए बी क्यू आर के रूप में लिख लो। लिखने के बाद अब शर्त देखो पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही है। आर बी से छोटा होना चाहिए। आर देखो कितना है 0 है, आर की वैल्यू 0 है। क्या 0, बी की वैल्यू से छोटी नहीं है। आर का मान बी के मान से छोटा होना चाहिए। आर का मान कितना है 0, बी का मान 5, तो 0 जो है वो 5 से छोटा है। शर्त पूरी हो गई। और दूसरी बात क्या कही है उसने, आर का मान बी से छोटा हो। चलो वो वाली बात पूरी हो गई हमारी। अब देखो दूसरी वाली बात, आर का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। आर का मान ये रहा, आर किसके बराबर है 0 के बराबर है। आर 0 के बराबर है, या तो आर 0 के बराबर हो या आर 0 से बड़ा हो। जैसा कि इस वाले एग्जांपल में था आर 0 से बड़ा था, 1 था। लेकिन यहां क्या हुआ, आर तो 0 के बराबर हो गया, तो अब भी शर्त पूरी हो गई। चाहे आर 0 के बराबर हो जाए या आर 0 से बड़ा हो तो शर्त पूरी हो जाएगी, जैसा कि यहां कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू हो गई। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इस वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लागू हो जाएगी। और रही बात, चलो क्यू वाली बात कर लूं। क्यू की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 पूर्णांक है नहीं है। आप कहेंगे पूर्णांक है, तो ये वाली बात भी सत्य हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाले दो एग्जांपल मैंने आपके लिए छोड़ दिए, आप इनको अपने आप समझिए। यदि नहीं समझ आते तो कमेंट के थ्रू पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स। एक मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है कि इस नोट का यूज आपके क्वेश्चन में भी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। क्या है नोट, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा का मतलब होता है और विषम पूर्णांक। देखो मैंने यहाँ पर धनात्मक वर्ड यूज किया, लेकिन यहाँ धनात्मक नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ धनात्मक नहीं है, यहाँ पर भी धनात्मक है। देखो क्या है, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, हर एक धनात्मक। धनात्मक का मतलब है प्लस। मैंने आपको पहले भी बताया था धनात्मक का मतलब क्या होता है प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का तथा और प्रत्येक धनात्मक यहां भी है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इसे ध्यान से समझिए। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, जो q होता है वो पूर्णांक होता है। क्या होता है, q पूर्णांक होता है। यहां पर भी q पूर्णांक ही है। देखो पूर्णांक का मतलब हो गया, चाहे तो आप माइनस में ले लो या प्लस में ले लो, इनमें से कुछ भी ले लो,
ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने 3 माइनस वाले लिखे, 3 प्लस वाले लिखे। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, आगे ले लो 4 5 6 7, यहाँ भी -3 के बाद -4 -5 -6 -7, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आप ध्यान से समझिए, मैंने आपको क्या कहा, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। समपूर्णांक, अब देखो समपूर्णांक कौन कौन से होंगे, धनात्मक का मतलब प्लस, चलो यहाँ पर धनात्मक भी लिख लिया मैंने। धनात्मक समपूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q के रूप का होता है। चलो 2q मान लिया, क्योंकि इसके अंदर कहा गया है कि धनात्मक समपूर्णांक 2q होता है। ठीक है, चलो 2q होगा। अब 2 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो मैंने भी गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब q की वैल्यू कितने रखूं बताओ, आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी रख लो, 1 2 3 कुछ भी रख लो, चलो 1 रख लो, मैंने रख लिया भाई 1। इनकी गुणा करो, 2 एकम 2, कितना आया, 2 आया। एक बात बताओ, सबसे पहले तो देखो ये धनात्मक है या नहीं है, धनात्मक है, सम है, सम संख्या भी है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक भी है। देखो कितनी बातें क्लियर हुई, धनात्मक है नहीं है, धनात्मक मतलब है प्लस। आपको कैसे पता लगा कि ये प्लस है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, और यदि यहां पर कोई चिन्ह ना हो तो उसका मतलब होता है कि वो प्लस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था, पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर। धनात्मक है, सम भी है, क्यों, 2 सम होता है, 2 है, वो सम संख्या है, और पूर्णांक भी है, पूर्णांकों का संग्रह देखो 2 इसके अंदर आ रहा है, तो ये बात सिद्ध हो गई कि धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है। देखो चलो मैंने यहाँ q के स्थान पर 1 लिया, आप q के स्थान पर 3 रख लो, रख लिया 3, इनकी गुणा कर दो, 3 दूनी 6। अब देखो सही बात आई या नहीं आई, धनात्मक है, सम भी है, 6 तो सम संख्या है, और पूर्णांक भी है। चलो एक माइनस की ब्रैकेट देख लेते हैं, है ना, -2 रख लो, यहाँ पर -2 रखो तो 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या कहा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया था, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ये पूर्णांक मिट गया, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। लेकिन जब हमने यहां पर पूर्णांक ऋणात्मक लिया, यहां क्या था, पूर्णांक आपने लिया ऋणात्मक, तो यहां पर भी ऋणात्मक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर कैसा आ जाएगा, ऋणात्मक समपूर्णांक। यदि आप ऋणात्मक पूर्णांक लोगे तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा ऋणात्मक समपूर्णांक, सम है, पूर्णांक है, और ऋणात्मक है, माइनस वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं विषम पूर्णांक की। इसके अंदर क्या कहा गया है, विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 2q + 1 के रूप का होता है। इस रूप का होता है, और q क्या होता है, कोई भी पूर्णांक, तो पूर्णांक उठा लीजिए कोई सा भी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो जब उसने कह दिया कि धनात्मक समपूर्णांक, आपको कैसा पूर्णांक लेना है, धनात्मक। मैंने आपको भी ऋणात्मक वाले का उदाहरण लिया था, आप चाहे तो उनको हटा भी सकते हैं। उसने कहा कि धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, तो हमने केवल धनात्मक वाले ले लिए। यदि आप ऋणात्मक वाले लोगे तो उत्तर में फिर क्या मिलेगा, आपको ऋणात्मक समपूर्णांक मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ऋणात्मक वाले हटा लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने तो पूर्णांक लिखे हुए सिर्फ और सिर्फ धनात्मक लिख दिए, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसने कहा कि प्रत्येक धनात्मक, यहां धनात्मक जरूर है, धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो q के स्थान पर कुछ भी रख लीजिए आप, मैंने q के स्थान पर 4 रख लिया, q के स्थान पर 4 रखा, +1 एज इट इज रहेगा, करो गुणा, 2 × 8 + 1, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आया, धनात्मक है या नहीं, धनात्मक भी है, यहां ठीक है स्टूडेंट्स, धनात्मक भी है, विषम भी है, 9 विषम है, सम है, विषम संख्या है, और पूर्णांक भी है, 9 तो पूर्णांक भी है। आगे चलो, पूर्णांकों में 5 6 7 8 9 भी आएगा,
तो ये बात सिद्ध हो गई कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। q के स्थान पर कुछ और रख लो, आगे 6 7 8 कुछ भी आएगा, चलो 7 रख लो, 2 7 14 + 1 14 और 1 15। कैसा आया? धनात्मक भी है और विषम भी है, 15 तो विषम संख्या है और पूर्णांक भी है, 15 पूर्णांक भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको माइनस वाले में देखो, वैसे तो पूर्णांक आप कहोगे कि माइनस में भी होते हैं, बिल्कुल पूर्णांक माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने माइनस वाले इसलिए छोड़ दिए क्योंकि माइनस इसके अंदर नहीं कहा गया, इसके अंदर ऐसा नहीं कहा गया कि प्रत्येक ऋणात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। इसके अंदर यह कहा गया है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, इसलिए मैंने माइनस वाले हटा दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको कोई कंफ्यूज क्रिएट ना हो। ठीक है, यदि आपको इस नोट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, यदि ये नोट आपको नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पर एक अच्छी वीडियो आपके लिए और सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाऊंगा और आपको सेंड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 4 था, कल हमारा होगा डे 5 और कल हम इस जो हमने प्रमेय आज पढ़ी है, युगल विभाजन प्रमेय का, इससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।